ब्लू लॉक के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बारो ने अनलॉक कर ली है प्रेडिटर आई और उसके बेहतरीन गोल की वजह से ऊबर्स ने स्कोर कर दिया है लेवल 1-1 से। और फिर हमने लास्ट पैनल में देखा था चैप्टर के कि निको ने अनलॉक कर लिया है मेटाविजन। आज हम देखेंगे जो कुछ भी हुआ चैप्टर 2:18 में। पर उससे पहले अगर आपको पसंद है ब्लू लॉक तो करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट ब्लू लॉक थ्योरीज के लिए। चैप्टर शुरू होता है, हम देखते हैं कि इसागी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। फिर वो पूछता है निको से, क्या तुम भी मेटाविजन यूज कर सकते हो? फिर निको से बोलता है नहीं, और ये मेटाविजन क्या होता है। फिर इसागी उसे समझाता है कि जब तुम अपने पेरिफेरल विजन का यूज करके अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हो और फिर अपने ब्रेन का यूज करके उस डेटा को एनालाइज करते हो रियल टाइम के अंदर और प्रेडिक्ट करते हो कि तुम्हारे ओपोनेंट्स कैसे मूव करने वाले हैं, उसे बोलते हैं मेटाविजन। तो निको से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि तुम बॉल को लेके बहुत डेंजरस स्पॉट में जा रहे हो, इसलिए मैंने डैश फॉरवर्ड किया और तुम्हें टैकल किया। फिर इसागी को समझ में आता है कि सबकॉन्शियसली ही सही पर निको अब मेटाविजन यूज कर सकता है और उसे समझ में आ गया कि अब वो सबकॉन्शियसली यूज कर रहा है तो निको के जो मेटाविजन है और उसकी आई वो होल अनदर लेवल पे इवॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है आगे चल के ब्लू लॉक के अंदर अंडर 20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें पता है जापान को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टीम्स भी फेस करनी पड़ेंगी और सिर्फ स्ट्राइकर्स से वो लोग नहीं जीत सकते। हमें पता है उन्हें डिफेंडर्स और बढ़िया गोलकीपर्स की जरूरत भी पड़ेगी। इसके अंदर जो निको को पावर अप हुआ है मेटाविजन और आगे चल के और चीज़ों को अनलॉक करेगा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अंडर 20 जापान की टीम है उसके अंदर 2 लोग हो गए हैं जो मेटाविजन यूज़ कर सकते हैं, इसागी और निको। फिर हम देखते हैं कि ओलिवर देता है हाई फाइव निको को और उसे बोलता है कि तुमने मेटाविजन अनलॉक कर लिया, सीम्स इंटरेस्टिंग। उसके बाद आप ये पैनल देखिए और अब आपको समझ में आएगा जो अंडर 20 की जापान की टीम होगी उसके जो डिफेंसिव कॉर्नर स्टोन्स होंगे वो ये दोनों ही होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि इसागी कंफर्म करता है उसकी टीम के बाकी प्लेयर्स से कि जो उसकी अभी मूवमेंट्स थी, जो उसने बॉल अभी छीनी थी, वो किसी उनको समझ में आई कि नहीं, तो वो बाकी प्लेयर्स को समझ में नहीं आती है। तब उसे समझ में आता है कि जो मेटाविजन है बहुत रेयर एबिलिटी है, इसलिए सिर्फ उसको निको और काइजर ही यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा। फिर वो अपनी जो रेयर एबिलिटी है मेटाविजन उसे कंपेयर करता है बारो की प्रेडेटर आई से, और क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्राइकर्स है पर वो खुद कंपेयर करता है और बोलता है कि उन दोनों की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ की इसागी की एबिलिटी जो मेटाविजन है वो करती है पेरिफेरल विजन का यूज़ और अपने जो सराउंडिंग के एरिया है उसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके ब्रेन को में डालती है और वो फिर एनालाइज करके लोगों की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करता है पूरे फील्ड में। और जो बारो है वो अपने प्रेडेटर आई का यूज करके 1 वर्सेस 1 का जो बैटल है वो लड़ता है गोलकीपर के साथ कि वो गोल्स कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम देखते हैं इसागी कंपेयर करता है बास्टर्ड्स को और ऊबर्स को। वो बोलता है कि ऊबर्स हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेशन है और टीम वर्क है, और जहाँ की बास्टर्ड्स हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं मल्टी फेस ऑर्गेनिजम्स की तरह, जिसको हेड कर रहे हैं वो और काइजर, जो कि एक दूसरे को डिवावर कर रहे हैं और उनमें ज़्यादा टीम वर्क नहीं दिख रहा है। इतना टेंशन इतना प्रेशर देके इसागी को एक ही चीज़ याद आती है कि ये फुटबॉल गेम है एक चेस गेम की तरह, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। और वो फिर बोलता है जिसने अगला गोल मार दिया वही बनेगा गेम चेंजर। फिर हम देखते हैं कि काइजर बोलता है कि लोरेंजो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसी वजह से वो वैसे मूव नहीं कर पा रहा जैसे वो चाहता है। और फिर वो कंपेयर करता है कि इसागी को ज़्यादा स्पेस फ्री मिली हुई है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर पा रहा है बजाय उसके। और फिर हम देखते हैं कि काइजर के बिच, जिसे आप नेस के नाम से भी जानते हैं, वो भागते हुए आता है काइजर की तरफ और बोलता है कि लोरेंजो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और क्या करना चाहिए हमें, ऐसे तो इसागी योइची जीत जाएगा और तुम्हारा जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर ऐसा मोमेंट आता है जब काइजर दिखाता है नेस को अपनी उसकी असली औकात और वो उसे बोलता है कि तुम अपने इमोशंस को हावी मत होने दो अपने टाइनी छोटे ब्रेन के अंदर, और उसे बोलता है मैं तुमसे क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, बस ऐसे मूव करो जैसे हमने प्रैक्टिस किया था। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, फॉर मी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये वाला पैनल सबसे अच्छा पैनल था इस पूरे चैप्टर का। इससे मुझे वो वाला पैनल याद आ गया जब काइजर बोलता है यू आर माई बिच इसागी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस आर्क के अंदर मुझे सबसे बढ़िया कैरेक्टर लगा है काइजर का, क्योंकि काइजर दोबारा वो कम्पिटिटिवनेस लाया है, वो रफनेस जो ब्लू लॉक के अंदर खो गई थी बीच के अंदर, क्योंकि जो भी रिंग था जो भी बच रहा था वो सब कुछ पुराने हो चुके हैं कैरेक्टर्स। हमें नए फ्रेश लोगों की ज़रूरत थी जो भी कम्पीट करते हैं फुटबॉल में, वो सिर्फ इसलिए नहीं एक्सेस करते कि वो इसागी अच्छा दिख सके। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि नोवेल से ज़्यादा काइजर ने हेल्प की है इसागी को उसका पोटेंशियल रीच करने के अंदर, क्योंकि हमने देखा था इस आर्क के अंदर इसागी का जो एक एम चला आ रहा है वो ये है कि उसे काइजर को हराना है। और हमने देखा था मैनशाइन सिटी मैच के अंदर काइजर ने इतनी बार पुट डाउन कर दिया था इसागी को कि उसकी ईगो जो इतनी पहले से ही ज़्यादा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसने अब जो अपना पोटेंशियल है वो अनलॉक कर दिया। तो काइजर वो है जो आपकी ईगो को अंदर जगा सकता है अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो है। फिर हम देखते हैं कि मैच रिज्यूम होता है, बॉल चली जाती है नेस के पास थ्रो इन के बाद, और उसके बाद सबको यही लगता है कि नेस और काइजर का जो कॉम्बो प्ले होने वाला है वही डिसाइड करेगा कि आगे कैसे चलेगा मैच। पर उतने में ही कुनिगामी रोज के डार्क हॉर्स वो अपने ही मेंबर से बॉल छीन लेता है और गोल की तरफ बढ़ जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं ब्लू लॉक का एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स का, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और मैं चाहता हूं कि मैं एक्सप्लेन करूं ब्लू लॉक के आर्क्स, जैसे मैनशाइन सिटी वर्सेस बास्टर्ड्स, या फिर ब्लू लॉक का जो अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको। तो अगर ऐसे आप ब्लू लॉक के आर्क्स के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।